अजीब लगता है कि जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर तो फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें उसे महान बताया गया है और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। ये कहानी है 2000 वर्ष पुरानी। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो ये छवि कुछ अलग सी दिखती है। इतिहास में ये लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण, भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया। हालांकि आप जानना चाहेंगे कि आखिर युद्ध कैसे, कब और कहां और क्यों हुआ था। ये भी कि आखिर युद्ध में कौन कैसे जीता था। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, महान नहीं। भारत पर पहला आक्रमण जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों अश्वायन एवं अशोकायन वीर सेनाओं ने कुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर, आजका में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मत्स्य राज्य में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गईं। पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यवनी यूनानियों ने मत्स्य के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गांधार तक्षशिला पर हमला किया। पोरस को भिजवाया समर्पण का संदेश। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आम्भी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पोरस से दुश्मनी थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी। लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता को अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। पोरस का साम्राज्य, राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरुवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य जेहलम, झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुकराइनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार किया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और उसने झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुकराइनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सबरवाल उपजाति का था, खुकरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी, अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसी और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त
थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइडेपस कहते हैं। ये युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे। वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंभी की सेना, भारतीय और सिकंदर की सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से रोका नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन इतिहासकार ये नहीं जानते थे कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और घोड़ों सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हट पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंग रक्षक एवं अंत प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन तक कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइल को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी ऐसा होते नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। ये डर नहीं था, बल्कि ये आर्य राजा का क्षात्र धर्म था कि किसी निहत्थे राजा को यूं ना मारा जाए। यही सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंग रक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसीलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। झेलम के इस पार रसद और मदद भी कम होने लगी थी। मीलों का सफर तय करके आई सिकंदर की सेना अब लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा व सुरक्षित था। भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम में घुसने के 2 ही रास्ते रहे, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता है। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर युद्ध और चला तो सारे यवनी यही नष्ट कर दिए जाएंगे। ये निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन क्षात्र या जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को, जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था, जिसे जाट प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से हुआ और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को बीगता हुआ पार हो गया। ये घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं यवनी इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर बेबीलोन में बीमारी से मरा। संभव है कि वैज्ञानिकों ने 2000 वर्ष पुरानी पहेली सुलझा ली है, जिसमें मकदूनिया के नेता क्रूर सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में रहस्यमय मौत हुई थी। ओटैगो यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉइजन सेंटर के डॉक्टर लियो शेप का मानना है कि हो सकता है कि गैर हानिकर दिखने वाले एक पौधे से बनी जहरीली शराब से सिकंदर की मौत हो गई, जिसने 323 ईसा पूर्व में अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत
प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य का मानना है कि उसके जश्न के दौरान गुप्त तरीके से हत्या कर दी गई थी। सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। दूसरी ये कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए, उस रास्ते में मेरे इकट्ठा किए हुए खजाने में से सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर बिखेरे जाएं। और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर दिखाई देने चाहिए।